नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर के डायरेक्ट टेस्ट के फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड ब्रेक टेस्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे। ब्रेक टेस्ट एक काफी कॉमन टेस्ट है जो लगभग में हर कॉलेजेस के लेबोरेटरीज में पाया जाता है। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप अगर अपनी लैब को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में आपको एक ऐसा मैकेनिज्म दिखेगा जो इस डायग्राम से मिलता जुलता होगा, और उसी मैकेनिज्म को यूज करके आप डीसी मोटर के सेटअप से ब्रेक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ब्रेक वर्ड ही अपने आप में एग्जाम्पल है, अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे उस टेस्ट में हम किसी न किसी तरीके से अपने आर्मेचर के यानी रोटर के मैकेनिज्म को ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं फोर्सली, और इसीलिए ये डायरेक्ट टेस्ट है, इसीलिए ये ब्रेक टेस्ट है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि इस डायरेक्ट यानी ब्रेक टेस्ट का पर्पस क्या है। तो पर्पस है टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर। जब भी आपको डीसी मोटर की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना होगा तो आप सबसे फर्स्ट और सिंपलेस्ट टेस्ट दैट इज कॉल्ड ब्रेक टेस्ट को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ये है कि मैं बहुत हायर रेटिंग और बिगर साइज के मोटर्स में इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। आप उसका प्रैक्टिकल लॉजिक समझ सकते हैं कि अगर हायर रेटिंग की मशीन होगी, उसकी इनर्शिया इतनी ज्यादा होगी ड्यू टू वेट, ड्यू टू हाई स्पीड, कि मैं वहां ब्रेक लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो हो सकता है वहां हैजार्डियस कंडीशन डेवलप हो जाए। अगर आपने छोटी मशीन में भी यानी 2 किलोवाट की लोड पे भी अगर आपने टेस्ट को परफॉर्म किया होगा तो आपने देखा होगा कि लगातार इस पुली को टाइट करने से जो आपके फ्रिक्शन क्रिएट होता है आपके रबर बेल्ट और आपके शाफ्ट में, तो वहां पे नॉर्मली फायर टाइप का या फिर हॉट गैसेस निकलने लगते हैं। तो अगर लार्जर साइज की मशीन होगी तो उसमें ब्रेक लगाना थोड़ा सा डिफिकल्टी है। इसीलिए इस टेस्ट को हम लोअर साइज स्मॉलर मोटर्स में, स्पेशली लेबोरेटरी पर्पस में हम प्रीफर करते हैं। अब इस ब्रेक टेस्ट को अप्लाई करते समय बस हमें ध्यान क्या रखना होता है कि जिस भी पुली पे, जिस भी हम मैकेनिज्म पे हम ब्रेक को अप्लाई करने वाले हैं, उस पुली उस मैकेनिज्म को हमें प्रॉपर कूल करना होगा। चाहे वो कूलिंग एयर कूलिंग हो, नेचुरल एयर कूलिंग, और अगर ज्यादा हीट वहां डेवलप हो रहा है तो हम देखते होंगे कि आप यहाँ वाटर को डायरेक्टली इस बेल्ट के बीच में इंजेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वाटर कूलिंग। कूलिंग के पीछे पर्पस यही है कि जब ब्रेक यहाँ लगता है बच्चों, जब हम इसको टाइट करते हैं पुली को, तो हाई टेंशन की वजह से जो रबड़ में जो ब्रेक लगेगा, जो कि यहाँ नीचे लोअर साइड में कनेक्टेड है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ लोअर साइड में पूरा एक बेल्ट कनेक्टेड है। तो इस बेल्ट से जब हम इस पुली को रोकेंगे तो स्वाभाविक है वहां पे फ्रिक्शन के डेवलप होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होगा। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय हमें ए टू जेड एनालिसिस में समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस टेस्ट को परफॉर्म हम किस मोटर के लिए करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, क्या मैं इसको डीसी शंट मोटर के लिए प्रीफर करूं, कंपाउंड मोटर के लिए, या फिर सीरीज मोटर के लिए? तो नॉर्मली ये ब्रेक टेस्ट है, आप चाहें तो स्टार्टिंग में लोड यानी ब्रेक को लगा के इस टेस्ट को परफॉर्म तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की कंडीशन है। अगर किसी वजह से, चूंकि आपने जो यहाँ ब्रेक लगाया है वो पुली ब्रेक है, पुली लोड है, उस कंडीशन में अगर ये ब्रेक फेल होता है तो ये परमानेंट लोड नहीं है। उस कंडीशन में आपका जो डीसी सीरीज मोटर होगा वो डेंजरसली हाई स्पीड पे चला जाएगा। तो ये टेस्ट नॉर्मली वहां हम इसलिए प्रीफर करने से अवॉइड करते हैं। उस कंडीशन में वो मेरा हजार्डियस कंडीशन डेवलप हो जाएगा, और उस कंडीशन में मैं टेस्ट तो अलग की बात है, मेरे जो भी ऑपरेटर्स है वो डैमेज हो जाएंगे, और जो भी ऑपरेटर है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर में हम इसको अवॉइड करते हैं। तो फिर ऑप्शन बचता है डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। तो हाँ, हम डीसी शंट मोटर और उन मोटर्स में इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो आइए हम एक डीसी शंट मोटर लेते हैं स्मॉलर रेटिंग का। इस डीसी शंट मोटर में आपको यहाँ दिख रहा होगा दो शाफ्ट टाइप का दिख रहा होगा, जिसमें एक शाफ्ट जो कनेक्टेड है वो आर्मेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आर्मेचर के लिए है। आप ऑलरेडी जानते हैं आर्मेचर रोटरी पार्ट होता है, रोटर होता है, इसीलिए हमने इसको रोटरी पार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। साथ में आर्मेचर का शाफ्ट है जिसके थ्रू हमने एक पुली से, एक शाफ्ट से, हम ये इस आर्मेचर का पुली है जिसके थ्रू हमने शाफ्ट से कनेक्ट किया है दूसरे पुली को। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर्मेचर पे दो ब्रशेस होंगे, ए डबल ई मैंने उस ब्रशेस का नोमेनक्लेचर लिया, और रोटेशन आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इस आर्मेचर का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
अब ये शंट मोटर है तो स्वाभाविक है फील्ड वाइंडिंग होगी, और फील्ड वाइंडिंग इस आर्मेचर के शंट में होगी। तो देखिए यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, जेड डबल जेड जो है वो फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के शंट में आपको दिख रहा होगा, पैरेलली दिख रहा होगा। अब नॉर्मली फील्ड में करंट की वैल्यू सडनली ज्यादा चेंज अगर इंक्रीज होती है, चाहे वो लोड शिफ्टिंग की वजह से हो, तो उस कंडीशन में मुझे इसके एक्सेसिव करंट को कंट्रोल करना होता है, या फिर इस टेस्ट के अकॉर्डिंग, इस लोड के अकॉर्डिंग मुझे एक्साइटेशन को वैरी करना है। तो वहां मुझे इस करंट को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल रियोस्टेट्स लगा दिए हैं, जिसके पॉइंट्स को मैं शिफ्ट करके यानी इस फील्ड वाइंडिंग के करंट को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब बच्चों यहाँ आप इस कनेक्शन को देखेंगे, यहाँ 3 टर्मिनल आपको दिखेंगे, सेम वैसा ही कनेक्शन है जैसा नॉर्मली लेबोरेटरी में आपको दिखेगा। 3 कनेक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो ए टर्मिनल है जो कि आर्मेचर से कनेक्टेड है, और यही आर्मेचर से हमने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा है स्टार्टर, यानी 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, तो 3 और 4 पॉइंट स्टार्टर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसी आर्मेचर पॉइंट से कनेक्टेड होता है स्टार्टर। तो एक सेपरेट टॉपिक है, हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसका डायग्राम मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। दूसरा जो टर्मिनल है जेड, ये फील्ड वाइंडिंग के लिए है, तो आप जेड को इसी जेड और जेड डबल जेड को रिटर्न वायर से कनेक्ट करेंगे। तीसरा जो टर्मिनल है दैट इज एल, एल स्टैंड्स फॉर लाइन, यानी आप जो आपका बैटरी, जो आपका सप्लाई है डीसी सप्लाई, उस डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को आप इस एल से कनेक्ट करेंगे। अब आपके मोटर को सप्लाई कितनी मिल रही है, वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, ये भी मेजर करना है। तो बच्चों वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे एमीटर लगाया है, एमीटर लगाया ताकि मैं करंट को मेजर कर सकूं। ये एमीटर है, और आप जानते हैं एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा, और पैरेलल में जो कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगाया है ताकि मैं रेटेड वोल्टेज की वैल्यू डिटरमाइन कर सकूं कि मैंने वोल्टेज कितना दिया और रेटेड नहीं दिया, तो मुझे कितनी वैल्यू को एडजस्ट करनी है। साथ में यहाँ पे डीपीडीटी स्विच है जिसको हम एक साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी ये जो दो टर्मिनल्स है ये मेन स्विच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमें जरूरत होगी सप्लाई देने की तो कनेक्ट करेंगे, जब हमें जरूरत नहीं होगी तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो एक बेसिक अरेंजमेंट है आपके डीसी शंट मोटर साइड का। अब हम बात करते हैं अपने लोड का, क्योंकि हमने इसका नाम दिया है ब्रेक टेस्ट, तो हम इस लोड की बात करते हैं। तो अपने आर्मेचर के शाफ्ट के थ्रू, हम शाफ्ट से हमने एक पुली को कनेक्ट किया है, और उसी पुली को के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, मैकेनिकल लोड लगा रहे हैं, यानी ब्रेक लगा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 चीजें आपको दिख रही होंगी, 2 आपको डायल्स दिख रहे होंगे। दोनों डायल्स के मैं नाम ले लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड W1, और इसको मैंने W2 नाम ले लिया। अब ये डायल्स जो होंगे वो स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड होंगे इस बेल्ट से। यहाँ पे जो नीचे होगा पुली का ये बेल्ट होगा, और इसी बेल्ट, रबर बेल्ट होता है नॉर्मली, टाइटली रबर बेल्ट होता है, आप देखेंगे लेबोरेटरी में, और इसी से हम इसके शाफ्ट को कंट्रोल करते हैं, ब्रेक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे स्प्रिंग बेल्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि स्प्रिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे मेरे पास एक सपोर्ट है, इस पूरे के पूरे सेटअप को मैंने एक फाउंडेशन पे लगाया है। उस फाउंडेशन के बाद मेरे पास एक सपोर्ट है, इसी सपोर्ट पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे, मेरे यहाँ पे रोटरी है, जिसको मैं यहाँ पे रोटेट करके स्प्रिंग को, इस रस्सी को मैं इस स्ट्रिंग को टाइट करूंगा, इस बेल्ट को मैं टाइट करूंगा, और इसको टाइट करते ही यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होगा। अब इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा है। आप अपने मोटर को रेटेड सप्लाई देंगे, रेटेड सप्लाई पे आपका जो मोटर का वोल्टेज और करंट होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, और फाइनली जब आपको ब्रेक यहाँ पे अप्लाई करना होगा तो आप देखेंगे आप यहाँ पे जो आपके पास रोटरी ऑप्शंस है, आप उसको रोटेट कराएंगे पुली को। जैसे जैसे आप इसको रोटेट कराएंगे वैसे वैसे ये टाइट होगा, ये जो रॉड है, स्ट्रिंग है, टाइट होगी, और इसकी टाइट होने से यहाँ जो आपने बेल्ट लगाया है, ये बेल्ट आपकी पुली को रोकने की कोशिश करेगा, और आप जिस रेट से, जिसके अकॉर्डिंग इसको टाइट करेंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा, और वो डायल या यहाँ डायल पे डिफ्लेक्शन होगा, और साथ में उसी के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे आपकी पुली ब्रेक को अप्लाई करेगी। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, जहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के लिए हमने दो हमने डायल्स लगा लिए हैं, जैसे W1 W2, ये मुझे केजी में, यानी W1 W2 की जो रेटिंग है ये मुझे केजी में मिलेगी, और उसको फाइनली मैं अपने मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर लूंगा W1 kg W2 kg। साथ में जो मोटर की स्पीड है आप जानते हैं आरपीएम में हम लेते हैं। अब कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे टेकोमीटर कनेक्ट करके, या फिर हम वायरलेस टेकोमीटर के थ्रू इसके स्पीड को मेजर कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख रहे हैं पुली है, आप पुली की रेडियस को अगर लेना चाहें तो पुली की रेडियस है, यहाँ पे आर इसकी रेडियस होगी, आप इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करेंगे बच्चों। तो आइए इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे इस टेस्ट से हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले मुझे फाइनली कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, तो फाइनली कैलकुलेट करना तो मुझे ऐसा एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी आप जानते हैं आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है। तो आइए सबसे पहले हम मोटर आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे दो चीजें हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर की बात करते हैं तो वोल्टेज करंट या बैक ईएमएफ और करंट का प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जब हमने ब्रेक टेस्ट को परफॉर्म किया तो ब्रेक टेस्ट में जो आपकी रीडिंग्स हैं, जो आपने डेटा रिकॉर्ड किया है, वो आपने वोल्टेज और करंट का तो वोल्टमीटर एमीटर से ले लिया, स्पीड का आपने टेकोमीटर से ले लिया, लेकिन फाइनली जो आपने टेंशन जो वेट लिया है, जो आपने पुली के थ्रू कंट्रोल किया है W1 W2 डायल्स में, वो केजी में है। तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा जो आपको समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल तो हम सबसे पहले आउटपुट की बात करते हैं पावर की। तो पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ओमेगा को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दैट इज 2 पाई n बाई 60, क्योंकि 2 पाई n बाई 60 को हम नॉर्मली ओमेगा लिखते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। तो इसी पावर को यानी t इंटू 2 पाई n बाई 60 को अगर हम अपने ब्रेक टेस्ट के फॉर्म में लिखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ W1 माइनस का W2, W1 W2 डायल्स की जो भी हमारे पास डायल्स थे उनका रीडिंग था जो हमने कैलकुलेट किया, साथ में R प्लस टी बाई 2। अब R क्या था बच्चों, R हमारे पास था जो पुली हमने लिया था ब्रेक टेस्ट में उसका रेडियस था, और T जो था वो थिकनेस ऑफ बेल्ट का, या थिकनेस ऑफ बेल्ट इन, यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये थिकनेस ऑफ बेल्ट इन मीटर है। मींस जो भी बेल्ट आप ले रहे हैं उसकी थिकनेस क्या है, यानी थिकनेस ऑफ बेल्ट इन मीटर में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो T बाई 2 मैंने ले लिया। साथ में आपकी जो टॉर्क है वो ये हो गया फॉर्मूला, और एंगुलर स्पीड की वैल्यू हो गई यानी 2 पाई m बाई 60। तो एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे ले लिया। यानी अगर आप चाहें तो इस टॉर्क को यहाँ से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू इफेक्टिव पुल इनटू इफेक्टिव रेडियस। तो यहाँ से मैं ये फॉर्मूला डेवलप कर लिया। अब इसी फॉर्मूला को बच्चों चाहे तो आप आगे यूज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं जो थिकनेस है मेरे पास जो बेल्ट की वो बहुत स्मॉलर थिकनेस है, वो ऐसा नहीं है कि 1 मीटर या फिर हाफ मीटर का थिकनेस होगा, बहुत स्मॉलर थिकनेस है, तो मैं चाहूँ तो उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका वैल्यू अगर मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो फॉर्मूला वापस बहुत सिंपल सा बन जाएगा, मीन्स W1 माइनस का W2 और साथ में हो जाएगा R इंटू 2 पाई n बाई 60, क्योंकि मैंने स्मॉलर थिकनेस जो था T बाई 2, T तो वैसे ही स्मॉलर है, T बाई 2 और हाफ हो जाएगा और स्मॉलर हो जाएगा, उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है बच्चों। अब इसकी यूनिट क्या ले लेंगे बच्चों, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी, मीन्स W1 का W2 का केजी, और यहाँ मैं ले रहा हूँ मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई, जिसमें मैंने टी के वैल्यू को रिमूव कर दिया। हो सकता है जब आप न्यूमेरिकल करें और टी का वैल्यू अगर फार्मूला में आपको इंक्लूड करने को बोले तो उस कंडीशन में आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा, और अगर वो एक्सक्लूड का अगर टी की वैल्यू दी ही नहीं है या फिर जो दी है वो काफी स्मॉलर है तो चाहे तो आप इस फार्मूला को चेंज कर सकते हैं। अब आइए इस केजी मीटर पर सेकंड को मैं न्यूटन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ या फिर वॉट में कन्वर्ट करता हूँ। तो सिंपल से कैलकुलेशन में मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो वही है, W1 W2 की रीडिंग आपके पास है, रेडियस है आपके पास, साथ में 2 पाई n बाई 60, ये सारे रीडिंग्स आपके पास है। n को आपने टेकोमीटर से ले लिया, रेडियस पुली का आपको पता है, W1 W2 का रीडिंग आप वहां पे ले लेंगे, इनटू जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.81, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं कैसे आया। तो इसका यूनिट जो होगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और जिसको हम वॉट के फॉर्म में ले सकते हैं, जिसको हम वॉट बोलते हैं, या फिर और वॉट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आप न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड ले या फिर वॉट ले, आप इसके हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमने मोटर आउटपुट कैलकुलेट कर लिया, अब हम आइए मोटर इनपुट की बात कर लेते हैं। तो आप ही मुझे बताएंगे, मोटर इनपुट कई बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जब हम मोटर इनपुट की बात करेंगे तो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज है V, और साथ में जो मैं करंट दे रहा हूँ वो I है, तो करंट का रीडिंग मैंने एमीटर से ले लिया, दैट इज I, और जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको मैंने वोल्ट मीटर से रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज V। इसकी यूनिट भी मैं वॉट यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। तो आइए बच्चों अब हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होता है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, यानी यहाँ मोटर की एफिशिएंसी में कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा आउटपुट पावर
ऑफ मोटर टू द इनपुट पावर। अब आप ही मुझे बताएंगे, आउटपुट और इनपुट पावर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, बस मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? आउटपुट पावर की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, उसकी भी यूनिट वॉट है, तो W1 माइनस W2 रेडियस इंटू 2πn/60, और साथ में हमने मल्टीप्लाई कर लिया है इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई, इसकी यूनिट भी वॉट है, हम चाहे तो इसकी वैल्यू भी ले सकते हैं। इनपुट पावर क्या होगा? V इंटू आई। तो इस तरीके से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अब दो ऑप्शंस है, एक है पर यूनिट एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, तो ये पर यूनिट एफिशिएंसी है, और अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो आप जानते हैं इंटू 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं बच्चों कि इस मेथड में, यानी जो हम ब्रेक टेस्ट करते हैं, इस मेथड में नॉर्मली कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है, आई होप आप ही बता सकते हैं। सबसे पहला, आप देख रहे हैं लार्ज मशीन में इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज मशीन में पुली की साइज बड़ी हो जाएगी, साथ में टेंशन भी ज्यादा होगा, मुझे हायर ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में कूलिंग करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको स्मॉलर रेटिंग के मशीन में प्रीफर करते हैं। साथ में नॉर्मली हम इसको, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था, कि हम सीरीज मोटर के लिए प्रीफर इसलिए नहीं करते, क्योंकि अगर किसी भी कंडीशन में अगर इसका जो बेल्ट है टूट जाता है, या फिर ब्रेक जो लगाया वो फेल हो जाता है, तो सडनली मेरे मोटर की जो स्पीड होगी सीरीज मोटर की नो लोड में चली जाएगी, बहुत हायर स्पीड हो जाएगी, और उस कंडीशन में मेरे मशीन को डैमेज कर देगा। तो इसको हम प्रीफर नॉर्मली शंट और कंपाउंड मशीन के लिए करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।